याद रखना जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि आपके न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ आपके होता है क्या? प्रोएक्टिव इंटरफियर ऑफ जुडिशरी इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपके न्यायपालिका आगे रहकर, ठीक, विधायिका और कार्यपालिका को क्या दे? इंस्ट्रक्शन दे। इंस्ट्रक्शन किसके लिए? पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे, जिससे कि वो सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर स्टेप उठाएं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम आपके जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म एक टर्म है, ये आपके आर्थर सेलिंजर जूनियर इन्होंने आपके दिया था यूएसए में। इसका बेनिफिट क्या है? पीपुल्स के राइट की आपके रक्षा। ठीक है, इसके अलावा आपके गवर्नमेंट के विभिन्न पिलर्स जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में आपके क्या करना? कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके देखें, मान लीजिए जैसे दिल्ली में आपके वुमेन के ऊपर वायलेंस बढ़े, तो वायलेंस बढ़े तो आपके दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए दिल्ली सरकार को, ठीक, कि दिल्ली की सभी बसों में आपके महिला सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। तो फिर दिल्ली सरकार ने इसको क्या लिया? इस पे आपके एक्शन लिया और सारी बसों में आपके मार्शल तैनात किए। ठीक, तो ये होता है एक्टिविज्म, यानी कि कोई इससे कहे नहीं, ये अपनी तरफ से देख के उन्हें पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे दे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट समझना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट आपके लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका की अगर हम बात करें तो किसी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड इशू को जुडिशरी के आपके सामने लाना, ये कंसेप्ट कहलाता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई बाइन शॉप किसी स्कूल के सामने बनी है, तो कहीं ना कहीं ये गलत इंपैक्ट छोड़ेगी, तो आपके जुडिशरी को इस बात से अवगत करा दे, कोई एक सूचना दे दे कि ऐसा ऐसा है, तो जुडिशरी क्या करेगी? ये पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू है, इमीडिएट आपके इंस्ट्रक्शन दे देगी उस बाइन शॉप को वहां से हटाया जाए। तो ये आपके कहलाता है क्या? पीआईएल। तो पीआईएल आपके हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन के तहत आपके आता है। यूएसए में इसका ओरिजिन हुआ था और भारत में आपके फादर ऑफ पीआईएल हम कहते हैं किसको? पीएन भगवती एंड अय्यर। 1986 से भारत में पीआईएल की शुरुआत मानी जाती है। इसमें किया क्या जाता है कि कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू है, मान लीजिए सड़क पे कूड़ा फैला है, एमसीडी नहीं सुन रही, आपने एक पोस्ट कार्ड पे लिखा और आपने सीधा कोड भेज दिया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट आपके एमसीडी को इंस्ट्रक्शन देगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो उस पीआईएल के आधार पर अब मैंडामस रिट इशू करेगी, ये परमादेश। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद गवर्नर यानी कि राज्यपाल। गवर्नर यानी कि आपके राज्यपाल। तो गवर्नर की अगर हम बात करें आपके, तो सामान्य प्रावधान आर्टिकल 153, गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है, दूसरा याद रखना, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया है, एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया, तो उसकी सैलरी दोनों राज्यों से आधी आधी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि डबल सैलरी मिलेगी, आधी आधी मिलेगी, नुकसान नहीं है, सैलरी उतनी मिलेगी जो गवर्नर पोस्ट के लिए, दोनों से 50-50 कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 154 कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन गवर्नर, यानी कि आपके राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में। ठीक, अब नेक्स्ट आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि राज्यपाल अपने समस्त कार्य एवं शक्तियों का निर्वाह मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा। ठीक है, और राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और अगर पुनर्विचार के बाद वही सलाह वापस आ गई तो राज्यपाल उस सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ठीक, ये पहले भी बताया था ये। दूसरा याद रखना कि गवर्नर आपके स्टेट के अंदर ड्वेल ड्यूटी यानी दोहरी भूमिका रखता है। कोई गवर्नर आपके स्टेट का एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और दूसरा स्टेट में सेंटर के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसकी कैसी ड्यूटी होती है? ड्वेल। नेक्स्ट, सैलरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ किसके ऊपर भारित है? संचित निधि किसकी? राज्यों की। ठीक है, इसको नोट करो ताकि बात करें। ठीक, तो राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर, 35 साल। दूसरा, ये भारत का नागरिक होना चाहिए ऑफ इंडिया। तीसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंट कौन करता है राज्यपाल को? प्रेसिडेंट। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कार्यकाल के बाद ये द्वारा आपके रीअपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके कार्यकाल से पहले अगर इसको हटाना हो तो कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट को कोई आधार बताने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल अपने पद पर तभी तक रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे, यानी कि गवर्नर होल्ड एज ऑफिस ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसे नोट कर लो। राज्य विधानसभा का आपके क्या हो? सदस्य बनने का, सॉरी,
राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो लेकिन सदस्य बनने की योग्यता हो, ये और ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कार्यकाल 5 साल, कार्यकाल के बाद आपके क्या है द्वारा इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। कार्यकाल से पहले कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट, ठीक। अब किस आधार पे? कोई भी आधार नहीं, कभी भी हटा सकता है। और दूसरा याद रखना कि गवर्नर होल्ड हिज ऑफिस ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ड्यूटीज ऑफ गवर्नर, तो राज्यपाल की अगर हम कार्य एवं शक्तियों को आपके देखें तो राज्यपाल तो राज्य विधानमंडल के सत्रों को बुलाता कौन है? राज्यपाल। और समाप्त कौन करता है? राज्यपाल, यानी कि समन एंड प्रोरोग, सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा याद रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा को भंग कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद में याद रखना कि ये जो आपके गवर्नर होता है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में 1/6 ऐसे मेंबर्स को आपके नॉमिनेट करता है जिन्हें आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव्स का विशेष ज्ञान हो, ठीक। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, ठीक है। राज्यसभा में आपके ये वाला प्रोविजन नहीं है सहकारिता वाला, वहां सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, वहां 4 पॉइंट है और यहाँ 5 पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में आपके जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष आपके प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के सामने आपके 3 विकल्प आपके होते हैं, सॉरी 4 विकल्प। कोई विधेयक आपके गवर्नर के सामने गया, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और फिर गवर्नर। और अगर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो सीधा असेंबली से गया गवर्नर के पास, ठीक। राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति पे सिर्फ 3 विकल्प होते हैं जबकि राज्यपाल पे 4 विकल्प होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति किसी बिल पे सहमति दे सकता है, विदहोल्ड एसेंट, सहमति रोक सकता है यानी वीटो ले सकता है, या किसी बिल को आपके पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन राज्यपाल एक चौथा विकल्प का यूज कर सकता है, किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति उस बिल को किसी के लिए भी रिजर्व नहीं कर सकता, ठीक। अब यहां याद रखना, गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाने वाले बिल, तो कुछ बिल आपके ऐसे हैं जो आपके गवर्नर क्या करेगा? रिजर्व करेगा किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो इसको नोट करो पहले। मैंडेटरी और वॉलंटरी दोनों कैटेगरी बना दी है, दोनों ध्यान रखना। मतलब जो मैंडेटरी है वो तो करना ही पड़ेगा रिजर्व, जो वॉलंटरी है वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है रिजर्व करे या ना करे। गवर्नर के द्वारा आपके प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाने वाले बिल, तो सबसे पहले तो याद रखना कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल आपके हाई कोर्ट की पावर्स को कम करने से रिलेटेड हो तो इस बिल को तो गवर्नर रिजर्व करेगा ही करेगा, ये तो मैंडेटरी है। अब इसके अलावा आपके वॉलंटरी कौन से हैं? जो आपके गवर्नर चाहे तो रिजर्व कर सकता है। तो सबसे पहले वह बिल जो सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करता हो, इसके अलावा वह बिल जो इंटर स्टेट ट्रेड को प्रभावित करता हो, इसके अलावा वह बिल जो पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंपोर्टेंस से रिलेटेड हो, इन बिल को भी आपके वो क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट याद रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ का जो गवर्नर होगा वो इन तीनों स्टेट में आपके क्या करेगा? ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिर्फ इन 3 जगह की कैबिनेट में अपॉइंट होते हैं, बाकी की आपके नहीं होते, क्योंकि इन तीनों स्टेट में ट्राइब्स ज्यादा है। इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, गवर्नर ये स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी राज्यपाल को भी क्षमादान देने की शक्ति है राष्ट्रपति की तरह, लेकिन जो आपके राज्यपाल होता है ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, और अगर कोई आपके पनिशमेंट आर्मी कोर्ट के द्वारा दी गई तो उसे भी माफ नहीं कर सकता, ठीक है। नोट कर लिया। पावर टू इशू आपके ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213, ठीक। तो राष्ट्रपति की तरह गवर्नर भी आपके ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में ना हो तो, ठीक है। लेकिन यहां क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे बिल हैं जिनमें गवर्नर आपके ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। तो कौन कौन सी कंडीशन है? वे बिल आपके जो प्रेसिडेंट की परमिशन से इंट्रोड्यूस होते हो, ठीक, इन पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी बिल जो राज्य विधानमंडल में अगर राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होता है तो उस पर आपके ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी बिल जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की कैटेगरी में आता हो उस पर भी ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता। और तीसरा, ऐसा कोई भी बिल जो प्रेसिडेंट के साइन के बाद एक्ट बनता हो इस पर भी आपके ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता, ठीक। तो ये 3 कंडीशंस आपके लगेंगी आपके कोई भी बिल जिस पे ऑर्डिनेंस इशू करना है उस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि अब इन तीनों बिल का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बे बिल जो प्रेसिडेंट की परमिशन से इंट्रोड्यूस होते हैं, किसी भी राज्य के नाम सीमा में क्षेत्रफल, नाम सीमा में
परिवर्तन करना या क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से संबंधित बिल, इस पर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता गवर्नर। इसके अलावा वे बिल जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की कैटेगरी में आते हो, जैसे कि पावर ऑफ हाई कोर्ट, इसको कम करने से रिलेटेड बिल, वे बिल जो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही आपके एक्ट बन सकते हो, ठीक है। ऐसा अगर आपके कोई भी बिल है, इंटर स्टेट ट्रेड को प्रभावित करने वाला बिल, ये प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही एक्ट बनता है, तो इस पे आपके ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता, ठीक। अब नेक्स्ट